कई सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये जितने भी हैं अमित शाह जी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो इनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसा डर भी बना हुआ है। अमित शाह जी का फ़ोन मेरे पास आ जाता किसी एक के लिए तो मैं धन्य हो जाता। उसकी वजह है पिछले 25-30 साल में लोगों ने कुछ पॉजिटिविटी वाला काम देखा ही नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नाली साफ़ नहीं होती, नगर निगम सफाई नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद पानी काला हो जाएगा, बदबू देगा। जब पानी काला होगा तो मच्छर भी आएंगे, तो बीमारी भी आएंगी। ये सब चीज़ हम फेस कर रहे हैं। मतलब कई शहरों में सीवर लाइन प्रोजेक्ट को लोग बाग टच नहीं करते क्योंकि पॉलिटिकली उनका नुकसान हो जाएगा, पूरा शहर नाराज़ हो जाएगा। मैं घुटने तक के कीचड़ में पैर घुसेड़ के और उस वार्ड की विजिट किया था मैंने बरसात में। मतलब आंसू नहीं आए, बाकी मुझे लगा इस वार्ड के रहने वाले घर से निकलते कैसे। लेकिन वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और आई एम वेरी मच होपफुल कि अगले हम 6 महीने साल भर में कंप्लीट कर देंगे। शहर के भले के लिए हो रहा है। ऑल राइट, हम एक पॉडकास्ट को आज जो शूट कर रहे हैं उसका पर्पस इज़ टू क्रिएट सतना। हम सब अभी जो सतना का एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, स्पेशली रोड्स को लेके, कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, हेल्पलेस हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन से बहुत धूल भी खा रहे हैं। पर ये एक मुद्दा है, सतना को लेकर के काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम बात करना चाहते हैं। मैं पर्सनली बहुत बात करना चाहता हूँ। मेरा विज़न है कि मैं सतना को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाऊँ। और कई दिनों से मैं सतना से इधर उधर जा रहा हूँ तो रोड्स को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मुझे लग रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ मी गेटिंग इनटू ब्लेम फ्रेम, आई वुड रादर स्पीक टू द वन हु इज़ द अथॉरिटी, हु इज़ द डिसीजन मेकर, हु इज़ सिटिंग एट द टॉप, टू टॉक अबाउट द करेंट सिनेरियो ऑफ सतना। एंड टुगेदर हम मिल करके बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हिज विजन फॉर सतना। आई वुड लाइक टू टेल माई विजन फॉर सतना। एंड ऑल्सो जो मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड से बात की है उन सब की कलेक्टिव विजन्स क्या है, कलेक्टिव थॉट क्या है। तो ये पूरे के पूरे एस्पेक्ट को लेकर के हम बात करना चाहते हैं। आज मेरे साथ योगेश अंकल हैं, द मेयर ऑफ सतना। एंड फॉर मी, जब योगेश अंकल पहली बार जब एक स्पीच देने गए थे, आई थिंक आज मुझे याद है ओम रिजॉर्ट में, और जब वो जा रहे थे, जिस बॉडी लैंग्वेज से जा रहे थे, somehow मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगा कि ही इज़ अ मैन probably who is going to walk the ladder of a very high political career in his life. मुझे बहुत उम्मीद है अंकल से, और इसी सारी चीज़ों को लेकर के मैंने हिम्मत जुटाई एक दिन और मैंने अंकल को कॉल किया और मैं बोला मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से अंकल ने मेरे को महसूस कराया उस कॉल में, आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ योगेश अंकल उसके लिए। और आज जो आप इस पॉडकास्ट को शेयर करने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर योर व्यूज़ ऑन, आप सबसे पहले व्हाई डिड यू चूज़ टू कम ऑन दिस पॉडकास्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर एक सारी के सारे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे करूँगा और आप शेयर करें उसके बारे में। थैंक यू वरुण। सबसे पहले तो इस ब्रॉडकास्ट में आने के पीछे जो सोच थी वो ये थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी शहर में उसको लगता है कि अच्छा होना चाहिए, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते, बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन वो हेजिटेट करता है कि यार मैं डर कैसे पूछूंगा। तो मुझे लगा कि नहीं, वरुण एक हमारे परिवार के सदस्य के नाते मुझे अगर कह रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं, तो ये सोचना कि नहीं वरुण ने बुलाया, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि नहीं मेरे लिए भी ज़रूरी है कि लोगों को ये क्लियर रहे कि आखिर इतनी सब प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं और इसका सलूशन क्या है, फ्यूचर क्या है, विज़न क्या है। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस अकेली एक मीटिंग में बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम सतना के बारे में सोचते कैसा हैं, सही चाहते क्या हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं मैं ज़रूर बैठूंगा, और तुम्हारे बारे में सब पता है इसलिए मेरी इच्छा भी थी बैठने की। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लगता है जो हमारे ऑडियंस हैं सतना के लिए, अच्छा सबसे पहले मैं आप सभी ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज़ माई वॉइस एज अ सिटीजन ऑफ सतना टू समवन हु इज़ द अथॉरिटी आउट देयर एज अ डिसीजन मेकर ऑफ सतना। तो इट्स अ कलेक्टिव वॉइस, और ये जो पॉडकास्ट है इसका जो फाउंडेशन है वो किसी को आरोपित करना नहीं है, किसी को ब्लेम करने का नहीं है। पर्पज़ है कि कुछ ऐसी स्ट्रेट कॉन्वर्सेशन हो सके जहाँ पे हम
जिम्मेदारी से चीज़ों को देख सकें और कई सारी चीज़ें जो शायद हम समझते भी नहीं हैं उन पे उन पहलुओं को समझें। और हम अल्टीमेटली ये भी चाहते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ सतना अपने आप को मूव करें फ्रॉम जस्ट जजिंग एवरी वन आउट देयर कि गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, सरकार ऐसी है, मेयर ऐसे हैं, टू मैं क्या कर सकता हूँ शहर के लिए। तो मेरा अल्टीमेट गोल इस पॉडकास्ट से ये है कि हम सब एक दूसरे से इंस्पायर्ड हों और क्रिएटिंग सतना को लेकर के जिम्मेदारी से हम क्या कर सकते हैं उसमें डाइव डीप करें, राइट। तो सबसे पहला सवाल जो मुझे आपसे सर करना है वो ये है कि जो सिविल लाइन का प्रोजेक्ट है जो जिनके कारण पूरी रोड तहस नहस है, तो उसमें एक विस्तार से गहराई से आप अपना व्यू शेयर करें। सबसे पहले क्या आपको लगता है कि ऐसा ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है और टेक्निकली शायद लोग जानते भी नहीं हैं इसके बारे में, इसकी गहराइयों को। तो और ऐसा कोई वीडियो है भी नहीं जहाँ पे हम उसको डिटेल में समझ सके। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो इसी के अराउंड है कि थ्रो सम लाइट ऑन द प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग थ्रू द सिविल लाइन प्रोजेक्ट। देखिए, मैं सिवर लाइन की ज़रूरत है या नहीं इस बारे में एक लाइन में इसको सम अप ही कर दूंगा जी, कि किसी भी शहर के लिए वो लाइफ लाइन है सिवर लाइन। ओके। अब अगर मैं लाइफ लाइन कह रहा हूँ तो मुझे फिर थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि लाइफ लाइन कैसे है। पहली बात तो सीवर प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। सीवर लाइन प्रोजेक्ट है क्या? सीवर लाइन प्रोजेक्ट ये है कि किसी भी एक रोड पे, किसी भी एक रोड को, फॉर एग्जांपल अपना सिटी कोतवाली से लेकर डाली बाबा, अगर हम इसमें कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं अगर उनको कैलकुलेट करें तो शायद मोर देन 500 होंगे। हर घर में लेट्रिन होती है, उस लेट्रिन सीट से जो भी सीवरेज का पार्ट है वो सेप्टिक टैंक में जाता है। सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो हर एक घर का, आप कहाँ निकालोगे? आपने घर बना लिया, सेप्टिक टैंक भी बना लिया, सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो जो आपके लिए वेस्टेज है उसमें आपका लेट्रिन सीट का मल भी है, यूरिन भी है, आपके घर का बाकी वेस्ट वाटर भी है। आपके घर के सामने नाली है उसमें डाल देंगे, पीछे है उसमें डाल देंगे, दाहिने बाएं है तो उसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि नाली साफ़ नहीं होती, नगर निगम सफाई नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद पानी काला हो जाएगा, बदबू देगा। जब पानी काला होगा तो मच्छर भी आएंगे, तो बीमारी भी आएंगी। ये सब चीज़ हम फेस कर रहे हैं। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मैं मतलब नकली बात कर रहा हूँ। अब ये सब नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक सीवर लाइन का सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में है, नॉट ओनली इन सतना, नॉट ओनली इन एमपी, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स ग्लोबल। इवन ग्लोबली ये सीवर लाइन का प्रोजेक्ट सभी शहरों में चल रहा है। ठीक है। कहीं कंप्लीट हो गया, कहीं 50% हुआ, कहीं 90 हुआ, कहीं 100 हुआ। अब जब सीवर लाइन में हम पाइप डालते हैं, लोग कहते पूरी सड़क खोद डाली। आप कल्पना करिए, मेरे को अगर कोई, जैसे डालीबाबा वाली जो रोड है ये मेन लाइन है, मेन लाइन में इसकी ब्रांचेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेज हैं कलेक्टिवली जो कनेक्ट होके इस मेन लाइन पे आएगी। इसलिए इसका डाया भी बड़ा है, 1 मीटर का पाइप जा रहा है, कहीं 6 इंच का पाइप डाला है गलियों में, डिपेंडिंग ऑन क्योंकि जरूरत नहीं, 10 घर है तो उसके लिए 6 इंच का पाइप सफिशिएंट है। उन सभी घरों के सेप्टिक टैंक के ओवरफ्लो का कनेक्शन सीवर लाइन में हो जाएगा। तो जो सीवर लाइन में आपके घर का गंदा कचरा नाली में जा रहा है ओपन ट्रेंच में, वो अंडरग्राउंड सीवर लाइन पे चला जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। नालियाँ ड्राई होने लगी हैं। मैं सतना शहर की बात कर रहा हूँ, 5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 100% सीवर लाइन में कनेक्शन हो चुके हैं। एंड दे आर फंक्शनल। यस। व्हाट आर दोस 5 वर्ड्स? 5 वार्ड्स 32, वार्ड नंबर 31, 32, 33, इस तरह के 5 वार्ड हैं जहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका, उनके घरों के कनेक्शन हो चुके। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं और मैं तो चाहता हूँ कि लोग बाग देखें आके। वाह, इंटरेस्टिंग। और आप देखेंगे जिन वार्डों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद देखा हूँ, मैं आई विटनेस हूँ कि वो नालियाँ ड्राई हैं आज की डेट में, उनमें कोई बदबू नहीं, कोई काला पानी नहीं, कोई पानी ही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम पूरा ड्राई है, ओपन ड्रेनेज जो है। तो जितना भी सब सेप्टिक टैंक का कचरा हर घर का है वो जाके सीवर लाइन में पड़ गया। अब सीवर लाइन की एक कैपेसिटी है, उसके बाद क्या होगा? तो जितना भी सीवर लाइन, पहली बात तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मुझे भी मेयर बनने के पहले पता नहीं था जी। हम कोई भी एक घर बनाते हैं ज़मीन के ऊपर बनाते हैं,
जी उसको ड्राइंग डिज़ाइन इंजीनियर से करवाते हैं, जी ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते हैं, 1 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल। सीवर लाइन का पूरी ड्राइंग बनी हुई है शहर के नीचे की, किस रोड में कितने स्लोप में सीवर लाइन पड़ेगी, किस गली में कितने डाया का सीवर लाइन पड़ेगी, और ये सब बाई ग्रेविटी जाने वाला है। इसीलिए जो मेन लाइन है वो 25 से 30 फीट गहरे डालना पड़ता है, ताकि वो बाई ग्रेविटी नेचुरल फोर्स से वो आगे जा सके। इसके बाद फिर वो जाता है एसटीपी में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में। मुझे बताते खुशी हो रही, सतना में 3 एसटीपी बनने हैं। एक का इनॉग्रेशन 6 महीने पहले हो चुका है, फंक्शनल है। आप देखोगे तो आंख खुली रह जाएंगी कि वास्तव में ये है हमारा वार्ड नंबर 32, जो आपका धवारी एरिया कहलाता है, जहाँ पर ये हमारे अध्यक्ष महोदय पालन जी का कॉलेज है। वहाँ पर हमारा एसटीपी लग चुका है, 6 महीने पहले इनॉग्रेशन हो चुका, फंक्शनल है। अब आप सोचिए 7,500 घरों के कनेक्शन, 7,500 हाउसेस के कनेक्शन सीवर लाइन में हो चुके हैं। वो जो कचरा है वो कहाँ जा रहा है? पूरा एसटीपी में जा रहा है। एसटीपी में मैं एक बार सतना के 50 पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को लेके गया था। मतलब वो बोले कि सब सतना में ये हो रहा है क्या? ऐसा कल्पना ही नहीं थी, सोचा नहीं था लोगों ने। ऐसे 3 एसटीपी हम सतना में बना रहे हैं। दूसरा एसटीपी बन रहा है आपका सतना नदी का, जहाँ मेला लगता था, यहाँ पर अपन नजीराबाद के आगे बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, लोग अभी पता नहीं क्या बन रहा है। हाँ, नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, महीने 2 महीने में फंक्शनल हो जाएगा जी। तीसरा बन रहा है मटेहना में, कृपालपुर के आगे। अच्छा, वो भी महीने 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये वाला स्टार्ट हुआ, सीवर लाइन में हमारे सब सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो जाने लगा। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जितना भी सॉलिड वेस्ट है, आप समझ जाइए, जितना भी मतलब अगर लेट्रिन का सॉलिड वेस्ट है वो सेग्रीगेट हो रहा है, वो फर्टिलाइज़र बन रहा है, उसकी खाद बन रही है, और वो किसानों को सप्लाई हो रही है। जो ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो गया। यस। और उसके बाद जितना सॉलिड वेस्ट के बाद जितना पानी है, वो पानी ट्रीटेड वाटर है, वो ट्रीटेड वाटर हम नदी में भेज रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, जरा आप कल्पना करिएगा, तो आप मतलब मैं 1-2 जगह तो लोग बाग रोंगटे खड़े हो गए। इसमें ना मुझे एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, आई थिंक अपन को ना इसका एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए 10-15 मिनट का, ताकि लोगों उसको देख सकें। हो सकता है सबके लिए पॉसिबल ना हो वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनी है, थोड़ा सा मैं शेयर कर दूंगा, अभी कहीं ना कहीं कमी होगी और शेयर करने की जरूरत है। ठीक है। अभी क्या होता था, मैं ज़रा कल्पना दे रहा हूँ, आप समझो। सबके घरों का सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो नाली में गया, नाली का पानी कहाँ जा रहा है? नदी में, सीधे नदी में जा रहा है। नदी के बाद कहाँ जा रहा है? एनीकेट में। एनीकेट से कहाँ जा रहा है? पीएचई के फिल्टर प्लांट में। फिल्टर प्लांट में फिल्टर होकर घरों में आ रहा है। सही बात है। कैन यू इमेजिन, आज आप जो पानी पी रहे हैं, जिसका बीओडी सीओडी, जिसमें ऑक्सीजन लेवल 200 से कम है, वो पानी आज सप्लाई हो रहा है। अब जो पानी हम वहाँ से अब हम ड्रेन करके बाहर निकाल रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। सॉलिड वेस्ट अलग कर दिया हमने, जो पानी है उसको नदी में डाल दिया। ऑलरेडी वो इतना प्योर वाटर हो गया क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुका, क्योंकि वो ट्रीटमेंट हो चुका। उसका बीओडी सीओडी हमने इंप्रूव कर दिया। बहुत सारे एरिएटर्स लगे, 200 400 एरिएटर्स काम कर रहे हैं, एयर ब्लोइंग सिस्टम लगा हुआ है। अब वो पानी नदी में जा रहा है, नदी से फिर एनीकेट में जा रहा है, एनीकेट से फिल्टर प्लांट में दोबारा वो उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, एटलीस्ट वो इतना पॉल्यूटेड तो नहीं है। मैं बताऊं, ये पानी जो अब यहाँ जा रहा है वो जस्ट लाइक आरओ वाटर है। ओके। अब ये पानी आपको शहर में मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जो पानी अभी पी रहे थे वो इतना गंदा नहीं था कि हम पी नहीं सकते, लेकिन जो पी रहे थे उससे अगर हम ज़्यादा प्यूरीफायर आपको वाटर दे रहे हैं तो बेटर है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 3 एसटीपी लगने के बाद, तीनों फंक्शनल होने के बाद हमारे शहर की स्थिति क्या होगी? आप किसी भी गली में जाएंगे, आपको गंदा पानी, बदबूदार पानी, मच्छर, इन सब से आप निजात पा लेंगे। आपके हिसाब से ये एक मैं बीच में और बोल रहा हूँ, अहमदाबाद में ऑल ओवर इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। मैं उसमें पार्टिसिपेट किया। G20 में भी मैं मेयर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ, G20 की। ओके।
टोटल इंडिया से, सॉरी टोटल वर्ल्ड से 100 मेयर्स को सेलेक्ट किया था। आई एम वन ऑफ देम, आई वाज वन ऑफ देम। वाह, पूरे वर्ल्ड से? यस वाह यस। वाह। उसमें लंदन के मेयर भी आए थे, राजेश अग्रवाल, वो गुजरात के हैं वो, अच्छा मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ कि कोई याद में आ गया, जी। लंदन के मेयर हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर अहमदाबाद में हम लोग को अहमदाबाद की ओल्ड सिटी की विजिट करवाई गई। अच्छा ओल्ड सिटी माने 200 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। यू कांट बिलीव, कोई नाली नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं है। जो सड़कें पहले 20 फुट दिखती थी आज वो 30 फुट हो गई हैं, 40 फीट हो गई हैं। घर वही बने हुए हैं, क्योंकि उसमें रोड में दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम था, बिजली के खंभे लगे हैं, लटकती हुई तारें हैं, तो वो सब कुछ गायब है। वहाँ पर सड़क बन गई, नाली जब ड्राई हो गई तो सड़क को दोनों तरफ इतनी चौड़ी कर दिया कि वो भी पार्ट ऑफ सड़क रोड हो गया। तो ध्यान में आया कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हम रोड में ही इसको डाल सकते हैं। आप कल्पना करिए, हम किसी का घर तोड़ के बीच से कैसे ले जा सकते हैं? कहाँ डालना पड़ेगा? सिवाय रोड के हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। इसलिए रोड खोदना पड़ता है। 50 साल में जिस रोड में कभी कुछ खुदाई नहीं हुई उसको भी हमने खोद डाला, इसलिए लोगों को तकलीफ है। लेकिन अब धीरे धीरे, अब मैं एक चीज और फिगर आपको देता हूं, मैं आप ही से पूछूं वरुण जी कि आप बताओ जरा, कितने किलोमीटर नगर निगम में सिविल लाइन पड़ना होगा रफली? आप अगर पूरे सतना के, पूरे सतना नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन टर्म ऑफ किलोमीटर, ऐसे कुछ भी, आप कुछ भी। I'm going to guess 25 kilometers। 25, 492 किलोमीटर। अच्छा, पूरा गली गली को मिला कर 492। वाओ, दैट्स अ फैक्ट। अब जब 492 किलोमीटर मैं खोदूंगा, पूरे सतना डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं, ओनली नगर निगम। अच्छा, which is again smaller version of Satna 45 वार्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 45 वार्ड्स। 45 वार्ड में हमको 492 किलोमीटर खोदना है। कोई गली मोहल्ला अतरी कोतरी कुछ नहीं बचेगा जिसको हमने नहीं खोदा होगा। तो लोगों का गुस्सा तो जायज है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, सही बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा कोई सलूशन ही नहीं है इसका, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मुझे लगता है कि, और इसकी इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से ध्यान में आ गई होगी अभी सीवर तो लाइन। हाँ। अब इसमें दूसरा पक्ष जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, अगर मैं सतना के सीवर लाइन के बाद की स्थिति की बात करूं जी, मैं आपसे हाँ कराता जाऊंगा, आप बोलते जाओगे। नजीराबाद से, सतना नदी से नजीराबाद होते हुए आपके घर के सामने तक सीवर लाइन पड़ी जी। 6-8 महीना त्रस्त हो गए लोग, लेकिन हमने रोड वाइडनिंग भी की, 150 इंक्रोचमेंट हटाए, 150 इंक्रोचमेंट। लोगों ने जबरदस्त सहयोग किया। 5-10 लोगों को छोड़ दीजिए, 130-35 लोगों ने अपने हाथ से घर तोड़े हैं, इसलिए कि शहर हमारा सुधर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आप बताओ, जो 20 फीट की रोड नहीं थी, आज वहां पर 60 फीट की रोड आपको दिख रही है। दिख रही है ना। नीचे सीवर लाइन भी पड़ गई, ऊपर रोड भी बन गई, तो इसको डेवलपमेंट के उसमें नहीं लेंगे क्या? एब्सोल्युटली। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिटी कोतवाली से गौशाला चौक, चौड़ी हो गई है, चौड़ी हो गई, सीवर लाइन पड़ गई, रोड बन गई। आप बताइए, टिकुरिया टोला, डाली बाबा मंदिर के पीछे से लखन चौराहे तक सीसी रोड बन गई। 35 ईयर्स के बाद, 35 साल बाद सीसी रोड बन गई। वहाँ पे तो गाड़ी धूल सब खराब था। बाईपास से लेके डाली बाबा वार्ड नंबर 38 तक सीसी रोड बन गई। अभी मैं एक जगह जाम था, शादी के लिए पंडाल लगा था, मैं घूम के वहीं से आया, पूरी सीमेंटेड रोड बन गई। अब मैं आपसे बात करता हूँ विट्स कॉलेज पतेरी, 25 साल बाद पहली बार वो रोड बनी, सीवर लाइन भी पड़ी, सीमेंटेड रोड बन गई। अब मैं आपसे बात करूँ क्रिस्तु कला, आप गए ही नहीं होंगे अभी तक, आप जाके देखो, आप पतेरी से लेकर महदेवा तक पूरी सीसी रोड कंप्लीट हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। भरूच नगर की बात कर लीजिए, भरूच नगर में लगभग 60% रोड बन गई। मैं एक वार्ड का नाम लेता हूं, मुझे पिछले साल की बरसात याद है, वार्ड नंबर 10 मारुति नगर। उस एक वार्ड में मैं घुटने तक के कीचड़ में पैर घुसेड़ के और उस वार्ड की विजिट किया था मैंने बरसात में। मतलब आंसू नहीं आए, बाकी मुझे लगा यार इस वार्ड के रहने वाले घर से निकलते कैसे। और जो भी आए वो एक ही बात बोले, साहब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे,
क्योंकि बच्चों को हम कीचड़ में लेके नहीं चल सकते। कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी में आ जाए तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते। उसी दिन मैंने तय किया कि नहीं, इसको प्रायोरिटी में लूंगा। आज मैं आपके यहां पर बैठ के बोल रहा हूं 14 किलोमीटर सीसी रोड बन के कंप्लीट है, 14 किलोमीटर एक वार्ड में। वाह, इसको काम नहीं मानते हैं लोग, इसको डेवलपमेंट का पार्ट नहीं मानते, इसको सीवर की प्रॉब्लम के बाद का सोल्यूशन नहीं मानते हैं। वार्ड नंबर 33, 32, 34 में 6-6 किलोमीटर सड़कें बन गई। वार्ड नंबर 10 मैंने आपको बता दिया, वार्ड नंबर 5 बता रहा हूं, वार्ड नंबर 6 बता रहा हूं, वार्ड नंबर 4 बता रहा हूं, वार्ड नंबर 37 जो बाईपास में है, कहीं पर सीसी बन गई, कहीं पेवर बन गई। सीवर लाइन पड़ने के बाद आज 200 किलोमीटर सड़क सतना शहर के अंदर और बाहर मिला के बन चुकी है। सो उस पर्सपेक्टिव से, जैसे आपने 490 बोला था, राइट? 492 किलोमीटर। 492, सो वी आर स्टिल अराउंड 60% मोर लेफ्ट। 40% काम हो गया कंसिडरिंग? नहीं, ज़्यादा हो गया, क्योंकि 200 यदि किलोमीटर हाँ, है। मैं बता रहा हूँ 200 तो मैं सीसी बता रहा हूँ जी। इसके अलावा हमने पेवर ब्लॉक की रोड बना डाली, सीवर काम कंप्लीट किया। अगर कहीं पर 8 फीट की रोड है तो वहाँ सीसी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ ना तो हैवी लोड ट्रक जाने वाला, ना बस जाने वाली, कई जगह तो 4 व्हीलर भी नहीं जाने वाला। हमने पेवर की रोड बना दी, कहीं हमने बीटी रोड बना दी, डामर की रोड बना दी, बिटुमिन की। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम चित्रकूट से आते हैं तो चित्रकूट का जो बाईपास है, बाईपास से सिविल लाइन तक सिविल लाइन डाली हमने, और बिंद क्लब के सामने वहाँ डामर की रोड बना दी, नई रोड बना दी। इस तरह सब मिला के अब हमें कुल 70-80 किलोमीटर ही बनाना बचा है। ओके। उसमें एक मेजर पार्ट है मार्केट। कुछ रोडें ऐसी हैं, वो कुछ माने वो भी 50-60 किलोमीटर, जिनको हमने 3 फीट हमको चौड़ा खोदना था, 6 इंच डाई का पाइप जाना है, ऊपर ही 3-4 फीट ऊपर से डालना है, कोई बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना। सीमेंटेड रोड बनी हुई है, हमने बीच का पोर्शन ब्रेक किया, सीवर लाइन डाली, कॉम्पेक्शन किया और रेस्टोरेशन कर दिया। आजू बाजू की सड़क सेम है, बीच में जहाँ खोदा उसको सीमेंटेड करके उसको पैक कर दिया, रेस्टोरेशन कर दिया। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है कि जो हमने सीमेंट का रेस्टोरेशन किया वो कई जगह उखड़ गया। तो उखड़ने का कारण यह है कि पब्लिक को पेशेंस नहीं है, 1 घंटे भी रुकने को तैयार नहीं है लोग बाग, कि सीमेंट है थोड़ा सेटल हो जान दो। नहीं नहीं, हम तो यहीं से निकलेंगे। उसमें भी अपने को कोऑपरेट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं अभी यहाँ पर बैठ कर कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। और 6 महीना से 1 साल के अंदर ये विषय खत्म हो जाएगा। पर लगभग 1 साल मैक्सिमम लग सकता है इस प्रोसेस में। मैक्सिमम 1 साल। ओके। वो भी कारण बता दूं, अभी हम जून तक में ही जो कर पाएंगे, क्योंकि फिर बरसात उसके बाद रेंस आ जाएंगी। पिछले बार भगवान ने पानी भी खूब बरसा दिया, हमने शहर भी खूब खोदा, भगवान ने पानी भी खूब बरसाया। उसका दिक्कत ये हुई कि हर गली में हाय तौबा मच गई। हर सड़क में बोले बस साहब पूरा शहर सत्यानाश कर दिया। खोदा तो था, लेकिन अच्छा करने के लिए खोदा था। अपने शहर में मुझे कहने में संकोच नहीं है, बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। उसकी वजह है पिछले 25-30 साल में लोगों ने कुछ पॉजिटिविटी वाला काम देखा ही नहीं है। सही बात है। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मैं प्रमाणित कर रहा हूँ ना। मैं तो चैलेंज करता हूँ, चल के देखे मेरे साथ मैंने क्या किया है। 8 साल पुराना प्रोजेक्ट है, मेरे आने के पहले का है। 8 साल पुराना सिविल लाइन प्रोजेक्ट है। मेरे को तो अभी 3 साल नहीं हुए, 5 साल में क्या हुआ, क्यों नहीं किया किसी ने, उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऑफ कोर्स। तो ब्लेम करना बहुत सरल है। मतलब कई शहरों में सीवर लाइन प्रोजेक्ट को लोग बाग टच नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिकली उनका नुकसान हो जाएगा, पूरा शहर नाराज हो जाएगा। लेकिन वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, और आई एम वेरी मच होपफुल कि अगले हम 6 महीने साल भर में कंप्लीट कर देंगे। शहर के भले के लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति का लाभ नहीं, शहर का फायदा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सिविल लाइन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और जो गति है काम की, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी सिविल लाइन को काम से बाहर आ जाएंगे। और शहर के लोग अब ये कहने लगे हैं, जहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है, रोड से बन गई हैं, कि नहीं बहुत अच्छा हो गया। इतनी चौड़ी रोड तो थी ही नहीं,
क्योंकि शहर के रोड के अंदर का काम भी नहीं हुआ सालों से। अब हम रोड भी कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ पे बहुत फर्म हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, मैं इंक्रोचमेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। किसी का भी घर है, किसी का भी सीढ़ी है, किसी का भी दासा है, उसको तोड़ दो, प्यार से बोल के तोड़ दो, नहीं माने तो फोर्सली तोड़ दो, और उसके बाद रोड चौड़ी बना दो। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जिसके घर के सामने इंक्रोचमेंट है उसको टूटते समय लगता है अरे यार बताओ मेरी सीढ़ी तोड़ दी। इसी नजीराबाद डाली बाबा में मुझे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, जो मैं सुनने का आदी नहीं हूं, वो सब मैंने सुना है। लेकिन आज वो मेरे को थैंक्स बोल रहे हैं, कुछ लोग सॉरी बोलने आए। अच्छा। या ओके। भाई साहब हमने आपको गलत समझा, आपको गलत बोला, हमने, हमें नहीं बोलना चाहिए, ये स्वरूप बनेगा, हमें भरोसा नहीं था, इसलिए हम आपको भला बुरा कह रहे थे। तो इसलिए मैं किसी बात का इसका बुरा भी नहीं मानता हूँ। देखिए उनको कोई आइडिया नहीं था, उनको, मुझे नहीं पता था सीवर लाइन क्या है जब मैं मेयर नहीं था, तो एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा। सही बात है। तो अगर गुस्सा कर रहा है तो उसको, अदरवाइज मैं नहीं ले रहा हूँ, और बहुत अच्छा हो रहा है शहर के लिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। सो सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि सच में ये जो आपने कॉन्वर्सेशन शेयर की पिछले 10-12 मिनट में, मेरे लिए भी एक इनलाइटनिंग था। सबसे पहले तो ये 490 किलोमीटर्स वाला जो फैक्ट जाना मैंने, वॉज वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग कि भाई 490 किलोमीटर में ये काम होना है, जबकि लग रहा है सतना शहर 15 किलोमीटर में समिट जाता है, मतलब यहाँ से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। तो एक दूसरा जो सवाल है जो कोऑर्डिनेशन का है, मुझे लगता है जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े जटिल होते हैं, और आपको काफ़ी सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, बहुत अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, ये करता है, फिर दूसरा छोड़ देता है, तो गड्ढा बना है तो काफ़ी समय से बना हुआ है। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर सम इनसाइट्स ऑन हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? ये कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। कई सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये जितने भी हैं अमित शाह जी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो इनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसा डर भी बना हुआ है। तो मैं इसमें आपसे कुछ लाइट्स चाहता हूँ, सम लाइट्स ऑन दैट। अमित शाह जी का फ़ोन मेरे पास आ जाता किसी एक के लिए तो मैं धन्य हो जाता। ओके। सब फालतू बकवास है। देखिए टेंडर प्रक्रिया पहले ऑफलाइन थी जी। मेरे को वरुण को फेवर करना है तो यार तू भी डाल दे, तू भी डाल दे, तू भी डाल दे। अब वो सिस्टम बंद हो गया है, ऑनलाइन हुई टेंडर होते हैं। और टेंडर के जो नियम है वो ये है कि L1 को देना पड़ेगा, लोअर, सबसे ज़्यादा लोअर जिसका है। अगर कोई मेरे को 500 करोड़ का कोई काम कराना है, अगर उसमें किसी ने 350 में वही काम करने का दे दिया, दूसरे ने 450, अगले ने 400 करोड़, तो मैं 350 वाले को ही काम करवाने के लिए टेंडर करूंगा, पास करूंगा, उसको पास करूंगा, और उसको ही काम लेना है मेरे को। ये हमारी एक मजबूरी भी है, और इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा नियम निकाला है। हो क्या रहा है, काम लेने के चक्कर में इतना बिलो रेट डाल देते हैं। 100 रुपया का काम है, 30% बिलो डालेंगे, 70 रुपया में उसे करना है। उसमें उसका अपना ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हैं, उसके बाद उसको प्रॉफिट भी लेना है, बैंक को इंटरेस्ट भी देना है अगर लोन ले रहा है। तो 40-50% तो उसके, 30% लोन डाल दिया, 15-20% प्रॉफिट हो, 100 का काम 50 में करना है। तो उसके कारण से क्वालिटी नहीं आ रही थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, जो मुझे लगता है, जो अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसको जस्ट डबल कर दिया अगर कोई 20% से ज़्यादा बिलो डालेगा। ये इस बात के लिए कि अगर 20% से ज़्यादा कोई बिलो डालता है तो कल को हम उसके पैसे फ्रीज कर दे, सीज कर दे, उसको पेनाल्टी लगा दें। यस, एक डर बना रहे, क्योंकि हमको L1 को ही देना है। भाई आज मैं जानता हूं वरुण सबसे अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर 100 रुपए में आप, वरुण ने 98 दिया और मेरे को किसी ने 78 दिया है, तो वरुण कितने ही अच्छे रहे, हमको तो मेरे को 78 वाले को देना पड़ेगा, और वो ऑनलाइन है। इसलिए अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी कई बार जो गवर्नमेंट के काम करने से दूर हटते हैं, उसका एक मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर तो बहुत बिलो जाना पड़ता है। मैं 15 डालूंगा तो 25 वाला तो तैयार ही बैठा है, कोई ना कोई काम तो मिलना नहीं है, क्वालिटी 19 करके देना पड़ेगा। इस कारण से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर कई बार नहीं आते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी इसका कोई। और जहाँ तक किसी अमित शाह जी के रिश्तेदार का है, गुजरात की एक फर्म है
जिसको सीवर लाइन का ओनली 20% का काम मिला, 20% भी नहीं है, 20% से भी कम, 70 किलोमीटर का काम गुजरात की एक फर्म को मिला। ओके। बाकी दूसरी जो फर्म है वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। तो इसलिए वो कोई विषय नहीं है। और मेरे को तो आज तक नहीं पता कि किसी गुजरात के किसी बड़े मिनिस्टर का या अमित शाह जी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, किसी का फ़ोन आया हो कोई सिफारिश, आज तक नहीं हुआ। ये सब र्यूमर है, ड्यूमर है। 100%। अच्छा, जैसे अभी मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ अंकल, कि डाली बाबा में अभी 2 बार खुदाई हुई, मतलब एक बार खुदाई हुई, फिर कुछ दिन बाद फिर से खुदाई हुई, ठीक है। कुछ पहले एक बार गहरा था, फिर थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर से वो हुआ, और फिर वो छोड़ करके इस तरीके से जाते हैं। तो एक ऐसा मुझे लगता है, एक द प्रोसेस, जिस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है, क्या यही तरीका है या इसको रिफाइन किया जा सकता है? एज अ सिटीजन मुझे पर्सनली लगता है कि दिस कैन बी डन बेटर, एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है एटलीस्ट। और या तो एक ये भी चीज़ कि हम यहाँ भी खोद रहे हैं, वहाँ भी खोद रहे हैं, वहाँ भी खोद रहे हैं, ऐसा इम्पैक्ट आता है हम लोगों के ऊपर, एज अ सिटीजन ऑफ सतना। तो ऐसा लगता है कि भाई पहले एक काम समेट ला लो, ख़त्म करो, उसके बाद दूसरी जगह खोदो। तो ये रैंडमली जो खुद रहा है और जो ट्रैफिक में जो कंजेशन हो रहा है, उसमें आप क्या बोलेंगे? जितने भी टेंडर होते हैं उसमें 2 चीज़ों की लिमिटेशन होती है। नंबर 1 अमाउंट कि आप कितना उसमें कोट करते हैं, L1 को देना है, ये अमाउंट हो गया। दूसरा है टाइम लिमिट। 492 किलोमीटर हम 20 साल नहीं कर सकते। उस 492 के लिए हमने 24 महीने दिए थे। उस 24 महीने में अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पूरे मन से काम करेगा तो उसको 10 जगह काम करना ही पड़ेगा एट ए टाइम। स्पीड क्या है, अभी जो ये 1 मीटर वाली ट्रेंच मेन लाइन की पड़ रही है, एक दिन में 25 फीट जा पाता है मुश्किल से। और सबसे बड़ा चैलेंज इसी रोड पे आया है डाली बाबा वाले में। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ और डेप्थ दोनों ज़्यादा है, मेन लाइन है, और साथ में यहाँ पर लाइमस्टोन मिल गया। तो लाइमस्टोन मिलने से उसको ब्रेक करना, पत्थर तोड़कर नाली बनाई जा रही है, इसलिए मतलब इट विल टेक मोर टाइम। उसके कारण से इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। उधर 24 महीने की लिमिटेशन तय है, अदरवाइज उसको पेनल्टी लगेगी। उसमें भी पेनल क्लॉज है अगर वो लेट करता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो अब उत्तर प्रदेश का, जिसको लगभग 450-415 किलोमीटर काम करना है शहर में, अगर वो एक रोड को एक बार मिलेगा तो 20 साल में करेगा। ये बात मुझे भी नहीं पता थी अभी तक। नहीं, अब कल्पना करो ना। हाँ, सही बात है, एकदम प्रैक्टिकल बात है, खुली की बात है। अच्छा, दूसरा हमारा प्रेशर रहता है जल्दी करो, शहर के लोगों को दिक्कत है। तो जल्दी कैसे होगा? एक तो ये है कि जिस रोड पे काम कर रहा है वहाँ एक से ज़्यादा मशीनरी, मैन पावर बढ़ा दे, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये एट ए टाइम कई जगह शुरू कर दे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। आई गॉट योर पॉइंट। तो उसके लिए कई जगह खोद दिया। 492 किलोमीटर में आप सोचो, 2.5 साल मेरे को, 2.25 साल हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ 6 महीने साल भर में हम कंप्लीट कर देंगे। तो पर डे का एवरेज आप निकाल लो। समझ रहा हूँ। तो इसलिए कई जगह काम करना मजबूरी हो जाती है। इसमें फिर क्या दिक्कतें आती हैं? अभी बरसात आ गई, फिर दीपावली में लेबर घर चली गई, फिर होली आ गई, फिर दशहरा आ गया, फिर किसी के बॉस के यहाँ शादी आ गई। ये सब भी हर्डल पॉइंट जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका कोई सलूशन नहीं है। सब काम अपन एक घर बनाते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आती हैं, वो तो पूरा सतना शहर अपने बीच में एक हफ्ते काम रुक जाता है। क्यों? अरे वो जो मिस्त्री लगा था उसकी बेटी की शादी है। यहाँ पे मैं योगेश अंकुल को रोक करके एक चीज़ बोलना चाहूँगा सभी लोगों को, वो ये है कि आप इमेजिन करो कि अपना घर बन रहा है, सतना जो अपना घर बन रहा है, राइट। और जब आप अपना घर बनाते हो तो कितनी हर्डल्स आती है। तो इमेजिन करो जो सतना में कितने 15 लाख लोग हैं सर, हम लोग कितने लोग हैं? नहीं 5 लाख। 5 लाख, ओके। जो मतलब आज की डेट में जो काउंटेड है, वोटर है, हाँ वोटर्स हैं। तो 5 लाख लोगों का घर बन रहा है, 5 लाख लोगों के लिए व्यवस्थाएं बन रही हैं। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एक आदमी को ब्लेम करना या गवर्नेंस को ब्लेम करना, आई थिंक शायद हमको ड्रॉप करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ शहर के लिए। एटलीस्ट ब्लेम तो नहीं करूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। जो ब्लेम कर रहे हैं उनको मेरा एक सजेशन है जी। मेरी रिक्वेस्ट पे, वो 10-20 किलोमीटर गाड़ी में शहर का आउटर एरिया से घूम लें। जो भी हमारे नगर निगम का वार्ड, उसमें एटलीस्ट वो घूम लें जी। उसके बाद ब्लेम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हो क्या रहा है, हमने पहले आउटर पकड़ा,
उसके बाद हम शहर की ओर आए हैं। अच्छा, धीरे धीरे मतलब पहले जो तकलीफ थी वो आउटस्कर्ट्स में थी, शहर का जो आउटर एरिया है वहाँ हम कंप्लीट कर चुके, वहाँ रोडें बना चुके, वहाँ के लोगों की तकलीफ कम हो गई। आज वो, अब मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, वार्ड नंबर 1 में दीपावली के समय दुर्गा जी का स्थान देवी जी रखी, मुझको इनवाइट किया गया, 500 लोगों ने मेरी आरती उतारी। कैन यू इमेजिन, महिला पुरुष 500 लोगों ने मेरी आरती उतारी है। बोले साहब 25 साल 30 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, आज हर गली में सीसी रोड बन गई। अब ये मैं गा तो नहीं सकता हूं बाजार में सही बात है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार लोग कर रहे हैं। तो अच्छा भी हो रहा है, जिनकी तकलीफ दूर हो गई वो अच्छा कह रहे हैं, जिनको तकलीफ है उनको वो कम अच्छा कह रहे हैं। वो तो नेचुरल कुछ प्री प्लान्ड तरीके से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी मेरे कोई परवाह नहीं, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। समाज में वो विलन कैटेगरी के कोई दिक्कत कुछ नहीं लोग है। तो रहते ही हैं। कुछ निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, जो कहा गया वो गलत भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल हैव अ कप ऑफ टी एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट सेशन। श्योर। ठीक है। मेरा जो अगला सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अक्सर लोग जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे या जो नहीं भी देखेंगे, वो ये कि वो अपने अंदर जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, यू नो, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो करूं क्या, यू नो। जैसे आपने बोला अभी कि 6 महीने हैं, साल भर है वो जो प्रोसेस में, पर वो 6 महीने को भी कैसे झेला नहीं जा रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या बोलना चाहेंगे हम जैसे लोगों को या पूरे इस लाइफ के लोगों को जो एक्चुअली हेल्पलेस फील कर रहे हैं? देखिए, मैं भी आपको बताऊंगा सतना में क्या क्या हुआ है। हाँ, आपने ऑलरेडी बताया वैसे। नहीं बताया अभी। अच्छा, और भी अच्छा, ओके। नहीं, अभी कुछ बताया नहीं है। ऑलराइट, डन। एक माइंडसेट लेकर लोग बैठे हुए हैं, हाँ, उस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। आप किसी भी शहर में देखिए, आप यू डोंट कंपेयर विथ दिल्ली टू सतना, मुंबई टू सतना, बेंगलोर टू सतना, चंडीगढ़ टू सतना, जरूरत भी नहीं है। कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे शहर में क्या होना चाहिए? माइंडसेट है कुछ नहीं है, अपने कमरे में, अपने दुकान में, अपने ऑफिस में बैठकर अरे कुछ नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो नेगेटिव थॉट्स वाले व्यक्ति हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो एक बार 10-25 किलोमीटर आउटर स्कर्ट्स में सतना घूम लें। अब मैं आगे बताता हूं। जी। मेरा भी बचपन यहीं बीता है। कोई भी एक गेस्ट आ जाए, कहाँ ले जाएं, कोई जगह ही नहीं। 4 थिएटर थे तो वो चारों एक से एक गंदे। विद फैमिली कहीं जाना है तो ना तो माहौल था, ना वहाँ क्लीननेस थी, ना हाइजीन मेंटेन था, फिर भी जाते थे लोग। आज से 25-30-40 साल पहले कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, जाते थे। फिर कुछ ऑप्शन आना शुरू हुए, टीवी आ गई तो थिएटर में जाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि गंदा है। आज हर घर में टीवी, थिएटर, मोबाइल सब कुछ है, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी से पूछो कि यार कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ शहर में हम जा सकें, तो मेरा ये कहना है कि क्या वेंकटेश लोक गए हैं लोग बाग? आपने देखा है? अद्भुत, अद्भुत, इट्स वेरी ट्रांसफॉर्म नाउ। अद्भुत बोल दिया ना, एक लाइन में बोल दिया, उत्तर मिल गया। मैं कह रहा हूँ इनफैक्ट फ्लाईओवर के ऊपर से ही देखो ना तो लगता है क्या है ये, जाने का मन कर, आकर्षण है उसका। मैंने शाम को उसका इनॉग्रेशन एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से कराया था। उन्होंने मेरी पीठ ठोक के बोला यार सतना में तुमने बनाया। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी जो रीवा को उन्होंने एक विज़न दिया, एक विज़न के हिसाब से रीवा को डेवलप किया। कंपेयर करते हैं, देखो रीवा कहाँ गया, उनको मैं लेके गया वेंकटेश लोग जी। अरे बोले योगेश ये मूर्तियाँ कहाँ से बनवाई, मुझको एड्रेस चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर कुछ कर रहे हो और कोई ऐसा व्यक्ति आपकी पीठ ठोक दे जिसको आप अपना आइकॉन मानते हो, सही बात है। तो लगता है अपना मेहनत करना सफल हो गया। वेंकटेश लोग मैंने एग्जाम्पल दिया। अभी ये अपना जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसकी टीम आई हुई है सतना, वो जगह जगह घूम रहे हैं। संतोषी माता मंदिर बनने के बाद आप गए हो? नहीं गए हैं। उसको इनॉग्रेशन हुए 1 साल हो गया। अच्छा, मुझे पता भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अब जाओगे, कैन यू इमेजिन, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी कलर्ड फिश है उस पॉन्ड में। 12 एकड़ का डेवलप्ड पार्क है वो। संतोषी माता का टेम्पल है।
साइड में पाथवे है, सवेरे 200 लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, इतना नीट एंड क्लीन है। अच्छा। कुछ नहीं सतना में, कहने को तो कुछ नहीं है। अब आप सोचो, मैंने कहा वेंकटेश लोक, संतोषी माता मंदिर, अमोधा तालाब, सिविल लाइन थाने से जस्ट लगा पीछे हुआ, बगल में, हाँ। बगल में। इतना शानदार डेवलप हुआ है। जब शहर में आप एंटर करो, हमारा प्यारा सतना, एक कलर्ड लाइट के साथ स्लोगन लिखा हुआ है, और अंदर जब आप पार्क चले जाओ तो तबीयत खुश हो जाए। फिर इसके बाद नगर वन चले जाओ, आप नहीं गए होंगे। गया हूँ, नगर वन गया हूँ, अच्छी जगह है, वेरी नाइस, वेरी। फिर इसके बाद आप लेक नेक्टर चले जाओ, जो अभी रिसेंटली तैयार हुआ है। तैयार हो गया है। इतनी सारी जगहें हैं जो मैं 5 आपको टिप्स में गिना रहा हूँ। 72 पार्क्स नए बन गए हैं शहर में, 72 नए पार्क बने हैं, उनमें पाथवे बन गया है, थोड़ा एक्सरसाइज वाला उनमें है। एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स लग गए हैं। ऐसे 72 पार्क हैं। अकेले सिंधी कैंप में 7 हैं, सिंधी कैंप एरिया में 7 पार्क हैं। अब कोई गया नहीं, घर बैठ के गाली देगा तो उसके तो कोई इलाज नहीं है, उसको तो गाली देने ही दीजिए, क्योंकि वो एक जगह बैठ कर ही कमेंटबाजी करना है उसको जीवन भर। लेकिन अगर कोई जानना चाहता है कि मेरे शहर में क्या है, अब आप ये बताओ मुझे, सतना शहर में मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम सतना नगर निगम पहला नगर निगम है, फर्स्ट, जिसने एक्सपेरिमेंट के बेस पर 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग करा दी। इलेक्ट्रिक पोल गायब है, ट्रांसफार्मर गायब है। आप बोलोगे कहाँ? सर्किट हाउस चौराहे से पार्क होटल तक। अच्छा। सर्किट हाउस चौराहे से पार्क होटल तक कोई भी इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, वहां पर बिजली का खंभा नहीं है। जो कि हम डेली जाते हैं, ऑब्जर्व नहीं किया मैंने इस तरीके। ये इंदौर में नहीं है, भोपाल में नहीं है। अच्छा। ये एक्सपेरिमेंट हमने सतना में किया। कब किया ये अंकल? हो गए 1 साल हो गया चालू हुए। अच्छा। लेकिन दिक्कत यह नहीं, उस 1.5 किलोमीटर में 4 करोड़ का खर्चा आता है, अप्रॉक्स 3 करोड़ पर किलोमीटर का एक्सपेंडिचर है। इतने ह्यूज फंड्स नहीं है निगम के पास कि हम पूरे शहर को अंडरग्राउंड कर दें। लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट तो किया, सक्सेसफुल है वो? 100%। ओके। और उसमें अगले 25 साल तक उस पर आप लोड देते चले जाओ। नए कनेक्शन होंगे, कुछ हैवी कनेक्शन होंगे, कोई एचटी उसमें कोई कंज्यूमर दिक्कत आएंगे, एलटी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। सतना में है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। कितने अब लोग कितने लोग नहीं नहीं कितने लोगों को ये लग रहा है कि एक्चुअली हम सतना एज अ ग्लोबल इनोवेशन हब के सीढ़ी में कम से कम कुछ सीढ़ियां तो चढ़ी गए हैं ऑलरेडी, मतलब वो एक जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है जो शायद हमको पता भी नहीं थी। पता नहीं है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, संजीवनी क्लिनिक, जिसको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश में 750 संजीवनी क्लिनिक खोलने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए। सतना को 9 क्लिनिक मिले, नगर निगम की बात कर रहा हूँ, सतना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 9। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 9 क्लिनिक स्टार्ट सतना में हुए। आज हमारे आउटसाइड का जो एक गांव का आदमी है, जिसको सरकारी दवाई चाहिए, सरकारी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, टेस्ट कराना है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पतेरी साइड से आ रहा है तो वहां पर संजीवनी क्लिनिक खुल गया है। अगर कोई रीवा माधोगढ़ से आना है, उसको सतना नहीं आना, माधोगढ़ में संजीवनी क्लिनिक खुल गया है, अमौधा में खुल गया है, उमरी में खुल गया है। ऐसे 9 क्लिनिक चल रहे हैं। वहां पर डेली एक डॉक्टर, 2-3 टेक्नीशियन और 40 तरह के टेस्ट वहां पर फ्री हो रहे हैं। 40 टाइप्स ऑफ टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, और 238 टाइप की मेडिसिन वहां फ्री अवेलेबल है, गवर्नमेंट दे रही है। सतना में अपने हुआ है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुआ है। कितने साल से चल रहा है ये? हो गया 1.5 साल हो गया। वाह, मुझे नहीं पता इसके बारे इसलिए तो बता रहा हूँ। सतना में एक लूटल कैफे खोला है बस स्टैंड में, नाम तो सुना ही होगा, में। देखा है मैंने। देखा है। अब ये इंडिया का 6वां है, इंडिया का 6वां है, मध्य प्रदेश का 3रा है या 4था है। लेकिन इंडिया का पहला है वो सतना का, जिसमें लूटल कैफे में 10 रुपए में आप एक कप चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, साथ में आप अपनी ईवी व्हीकल भी चार्ज कर सकते हो। ये इंडिया का पहला है। ये पीपी मोड में हमने किया। उस पर 3 ऑटो सर्विस, जो ऑटो इलेक्ट्रिक ऑटो आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑटो, 3 इलेक्ट्रिक पॉइंट है ऑटो के लिए, एक 4 व्हीलर के लिए है। मैं एक बार सडनली वहाँ विजिट करने चला गया तो एक गाड़ी चार्जिंग में लगी थी 4 व्हीलर, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी, यार कोई तो चार्ज कर रहा है। हाँ, चलो अच्छी बात है। पूछा मैंने, भाई साहब कहाँ से आए आप? बोले भाई साहब मैं रीवा से
रीवा आया था, रीवा से पन्ना या सागर कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको किसने बताया कि चार्जिंग यहाँ होती है? बोले नहीं मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मैं बहुत टेंशन में था कि मैं गलती कर दी कि मैं ईवी गाड़ी लेके आ गया। लेकिन जब यहाँ आके चाय कॉफ़ी लेना तो किसी ने बताया, बोले यहाँ तो चार्जिंग भी होती है। अब मैं आराम से बढ़िया ऐसे बैठ के चाय कॉफ़ी ले रहा हूँ, वॉशरूम भी हो आया, मेरी गाड़ी भी चार्ज हो रही है। ये इंडिया का पहला है सतना में। तो देखिए, क्रिटिसाइज करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आप करते रहो जिसको जितना करना है, एंडलेस है। एंडलेस है। लेकिन आप बिना जाने समझे, अगर कोई कहे मेरे को बताया नहीं आपने, तो कुछ गलती में मान लूंगा कि ठीक है मैं 1 to 1 नहीं कर पाया सबसे। लेकिन अगर हमारी साइट है, हमारे सोशल मीडिया में ये सब चीजें हैं, तो लोगों को क्यों नहीं ध्यान में आता है? सही आज पीएम आवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर गरीब का अपना घर हो। मध्य प्रदेश में हम 2nd पोजीशन में है, जिसने सबसे जल्दी बनाकर अलॉट कर दिए। एमपी में 2nd पोजीशन है। जो बाईपास पीछे बहुत सारे घर 2 बने हैं। हाँ। सिर्फ बाईपास में नहीं है। अच्छा। 2450 मकान बनाए। मेरे आने के पहले 350 लोगों को अलॉट हुए थे। आज 2250 लोगों को हम अलॉट कर चुके, गरीबों को, जिसमें लगभग 1850 उतैली में है, और कृपालपुर में जो ओपन जेल है उसके बगल में है 500। अच्छा। अभी हमने 200 कैंसिल किए हैं जिन्होंने पैसे डिपॉजिट नहीं किए थे, और कई लोग अलॉटमेंट के बाद भी नहीं आए। 200 हमने कैंसिल किए हैं, हम अगले 200 को अलॉट कर देंगे। मध्य प्रदेश में हम 2nd पोजीशन में हैं। रोड को लेकर बहुत तकलीफ थी। हर विधायक को 15 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने दिए, हर विधायक को। ये पिछले मुख्यमंत्री जी ने दिए थे। नगर निगम को क्या दिया? तो उन्होंने कायाकल्प योजना निकाली। उस कायाकल्प में सड़क बनाओ, कौन सी आपके शहर में सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, ये सबसे गड़बड़ है, तो हमने उसमें कुछ सड़कें सेलेक्ट की। अब आप ये बताओ, स्टेशन रोड का क्राउड कम करने के लिए हमने वेंकट 2 के बगल में सीसी रोड बना दी। अगर आप सर्किट हाउस से आएंगे तो वेंकट 2 के पैरेलल हमने एक सीसी रोड बना दी। वो निकलती है गर्ल्स कॉलेज के सामने। हाँ। उसको अपन डेवलपमेंट नहीं मानते, किसी प्रोजेक्ट में थी ही नहीं वो, उसको हमने वहां पर बना के रख दिया। प्रेमनगर में कायाकल्प के पैसे से हमने कई रोडें बनाई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कायाकल्प की रोड बनाने वाला सतना नगर निगम, सतना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक्चुअली काम इतना है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 का ऋण, 20,000 का ऋण। मध्य प्रदेश में हम 3rd पोजीशन में है गरीबों को ऋण देने में, इंटरेस्ट फ्री लोन है सरकार की योजना। आपसे बात करते करते एक आइडिया आ रहा दिमाग में। ठीक है, आइडिया ये है कि जो अखबार हम पढ़ते हैं, आप देखो और जो कंटेंट होता है अखबार में, उसमें एक पेज अपन मिलके सोचें कौन से अखबार में वो हो, उसका नाम ही हो क्रिएटिंग सतना। ठीक है, और उसमें हम बातें करें कि क्या हो रहा है क्रिएट, क्या क्रिएट हो चुका है, और कौन क्या क्रिएट करना चाहता है। अपने ड्रीम्स लोग शेयर करें, अपने आर्टिकल्स बताएं, और सिर्फ क्रिएटिंग की बात हो, जजमेंट की बात ना हो, रेप की बात ना हो, मर्डर की बात ना हो, आग लग गई की बात नहीं हो, डिस्ट्रक्शन की बात ना हो, जजमेंट्स की बात ना हो, इसकी बात हो। एज एन आइडिया, ये अभी अभी रैंडम थॉट प्रोसेस आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जितने भी न्यूज़पेपर वाले सब उसको कॉमर्शियली ही डील करेंगे, है ना। और जैसे दैनिक भास्कर मंडे को लगाता है नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव, मंडे के दिन उनका एक स्लोगन है। तो कोशिश करते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ ना निकाले, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मजबूरी में उनको नेगेटिव न्यूज़ डालनी पड़ती है। वहाँ पर एक्सक्यूज़ भी लिखते हैं कि मजबूरी में, ऐसा कुछ एक शब्द है उनका। हमने किया भी है, फुल पेज का निकलवाया है, लेकिन इतने हैवी चार्जेस हैं कि आप साल में 1-2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। ये पॉडकास्ट यदि कोई भी न्यूज़पेपर वाला देख रहा है, तो यदि आपको लगता है कि आप इसको संभव बना सकते हैं, तो आई थिंक एक पेज डेडिकेटेड होना चाहिए। इतने सारे पेजेस हैं, स्पोर्ट्स पेज है, वो है क्रिएटिंग सतना के नाम से, और जहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें बात कर सकें उसके क्या क्रिएट करना चाहते हैं और क्या हो रहा है। आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी पढ़ने के लिए, क्योंकि अंकल आपने जितनी सारी चीज़ें अभी तक बताई, अभी और बहुत कुछ बचा है। दैट्स व्हाट तो ऐसा लग रहा है कि ये हमको पता ही नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें पता थी जैसे, बट बहुत सारी चीज़ें जो आपने शेयर की वो नहीं पता थी। तो अभी मैं आपको रोकूंगा नहीं, अभी आप और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे करें, कंटिन्यू। किसी भी शहर में, जैसे मैं अगर बात करूं मुझे इंदौर और भोपाल में से अच्छा क्या लगता है, तो मैं भोपाल को बोलूँगा। कारण कि भोपाल में
ग्रीनरी इतनी जबरदस्त है कि वो मुझे अट्रैक्ट करती है ना। इंदौर हो सकता है कैपिटल सिटी हो एमपी की, मिनी मुंबई कहलाता हो, लेकिन वो पूरा अब कंक्रीट का जाल बन गया है। ग्रीनरी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सतना में भी ग्रीन सतना, क्लीन सतना का कंसेप्ट लेकर मैंने काम किया है। अभी 15 अगस्त को 15 अगस्त जो निकल गया, 17,500 ट्रीज हमने लगवाए हैं। और नगर निगम ने नहीं लगाए, ये आपने व्यक्तिगत नहीं लगवाए, पूरे समाज के लोगों से लगवाए। पूरे समाज के 150 संस्थाओं से हमने अप्रोच की है सतना में। वाह। 150 संस्थाओं से अप्रोच की। आपके पास वो लिस्ट है? Yes. ओके। मैं अभी दे दूंगा। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ। अब मैंने क्या किया, नगर निगम में हमने गड्ढा खोदने की 2 मशीन खरीद ली। अब किसी भी मैदान में 200 पेड़ लगाना है, आदमी लगाओ तो 200 पेड़ वो 1 महीना खोदेगा बेचारा। और मशीन को हमने डाला, विद इन 2 मिनट्स वो गड्ढा हो गया। और हमने 2 नई मशीन खरीदी, हमने पूरी प्लांट्स खरीदे और पूरे प्लांट्स खरीद के कहाँ पे कौन से पेड़ लगेंगे उसका रिसर्च करके वो पेड़ मंगाए। पेड़ नहीं मिल रहे थे हमको नर्सरीज वगैरह में, नर्सरी में। फिर इसके बाद हमने बनारस तक से पेड़ मंगाने पड़े, मझगवा नर्सरी से मंगाए। और 17,500 पेड़ एक ही समय में पूरे शहर में 17,500 पेड़ लगाए। किस एरिया में पूरे लगे? पूरे शहर में लगे। अच्छा। पूरी लिस्ट है उसकी। एंड उसकी मेंटेनेंस के लिए भी मेंटेनेंस नगर निगम कर रहा है। अच्छा। बराबर हम उसमें पानी दे रहे हैं। हमारी एक पूरी टीम लगी, 45 लोगों की टीम है। वाह। जो गार्डन में पानी दे रही है। इस बारे में कितने लोग जानते थे? मैं आपसे पूछा। अब ये जो मैंने 1 साल किया, अब ये मैं जब तक मेयर हूं तब तक तो मैं करूंगा। अभी 2 बार और मेरा मौका मिलेगा, शायद 3 बार। 15 अगस्त 27 नहीं, तब मेरा टेन्योर पूरा हो चुका होगा, जुलाई में पूरा होगा। री-इलेक्शन भी तो होता है उसमें। मेरी तो प्रार्थना होगी कि कुछ लोग परेशान है कि काम बहुत कर रहा है। ज्यादा परेशानी इस बात की है। अब ये 15-17 हजार में जो 150 संस्थाएं हैं, अब उनसे अप्रोच करना। और चूंकि नगर निगम एक सरकारी संस्था है तो उसके बारे में लोगों को भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। हमारी पूरी टीम ने जहां जितने पेड़ लगने थे वहां पर पेड़ पहुंचाए, गड्ढे करके उनको पेड़ दे दिया। आपका बैनर रहेगा, आप लगाओगे, आपके एसोसिएशन के लोग वहां खड़े रहेंगे, वो लगाएंगे। कुछ ऐसे जगह जहां 500 पेड़ लगने हैं, उस संस्था ने 500 पेड़ लगाने की जवाबदारी तो ली, उनके पास टीम नहीं है। हमने अपनी टीम भेजी, उनको हमने कहा तुम्हें यहाँ लगवाना है, सहयोग करना है। हमारे पास 1-1,500 लोगों की टीम है नगर निगम में। कमिश्नर से लेके मेयर से लेके नीचे तक का एक सफाई कर्मी, 1,500 लोग हमारे लगे थे उस दिन पेड़ लगाने में। देखिए, कोई बड़ा काम करना है तो विजन के साथ करना है, तो आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं मेयर बना उसके पहले मैं ही नगर निगम के बारे में पता नहीं कितनी गलत धारणा थी। आज मैं जितने काम गिना रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं? क्या तो टीम वर्क है, टीम वर्क है, सबका काम है। पूरी टीम कर रही है, मैं करा रहा हूं, उनको साथ बैठाता हूं। स्वच्छता कर्मी है, उसकी पीठ में हाथ रख के उसको भी प्यार से बात करता हूं, जो गलत करता है उसके साथ एक्शन लेता हूं। एक धारणा ये भी बनी हुई है कि नगर निगम के जो ऑफिसर हैं बड़े जटिल हैं, बड़े मतलब करप्शन की महिमा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें आपका करप्शन है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं। ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि करप्शन की जितने भी कंप्लेन मेरे पास आई हैं, 100% पर कार्रवाई हुई है। 100% पर। मैंने 20-20 हजार रुपया हमारे नगर निगम के कुछ बाबू अधिकारियों ने गरीबों से ले लिए थे। तेरे को पीएम आवास दिलाएंगे, तेरा ये कराएंगे, काम नहीं हुआ, उनको चक्कर लगवाते थे। मेरे पास कंप्लेन आई, मैंने अपने चैम्बर में बुला के उनको उनके पैसे लौटवाए हैं और उनको सस्पेंड भी किया है। देखिए, करप्शन कहाँ नहीं है, इसलिए उसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। नहीं लेकिन हाँ। नहीं, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, है जी जी। लेकिन अगर लोगों को ये पता लगा कि नहीं, अब अगर कहीं करप्शन में कंप्लेन हुई तो एक्शन होगा, तो उसमें कसावट जब आप लाओगे तो एक मन में डर बैठेगा, तो आप ओपनली नहीं लोगे, ओपनली नहीं लोगे। जस्ट एज अ क्वेश्चन अंकल, यदि किसी को कंप्लेन करनी है करप्शन से रिलेटेड, तो हाउ डू दे रीच आउट टू यू? देखिए, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, हमारी हेल्पलाइन है, आप उस पर कर दो। मेयर सेवा ऐप है,
आप उस पर कंप्लेन कर दो, कोई फिजिकली आके हमारे पास दे सकता है कंप्लेन, बहुत तरीके हैं। लेकिन देखिए लोग बाग क्या कहते हैं, भाई साहब मैं बता तो दूंगा, मेरा नाम नहीं आए तो किसके नाम से कंप्लेन हम करें? भाई सामने वाला जिसने अगर 1,000 रुपया लिया है किसी काम के, तो तो वो कहेगा साहब नहीं मैंने तो नहीं लिया, किसने बोला है बुलाइए। अब वो सामने वाला आने को तैयार नहीं, तो मैं किस पर एक्शन लूँ? और जितने लोगों ने हिम्मत की है उन पर एक्शन हुए, पैसे लौटे हैं। 500,000 रुपया बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट में हमारे यहाँ लेते थे। आज मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास पिछले 1.5 साल में 0 कंप्लेन है, 0, और 0 पेंडेंसी है। 0 पेंडेंसी बोल रहा हूँ। मैं आया था तो 500 जन्म प्रमाण पत्र, 100-200 डेथ सर्टिफिकेट की बच्चे भी थे। पेंडेंसी थी। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक कहानी नहीं, वो जरूर बताना चाहूँगा। मैं 8 अगस्त को नगर निगम गया, मेयर बनने के बाद फर्स्ट डे, 13 तारीख की बात है, 13 अगस्त को मैं ऑफिस गया। मेरे सामने एक चेयर पे वेटिंग एरिया में एक 70-75 साल के बुजुर्ग बैठे थे। मैंने सहज पूछ लिया, बाबूजी कैसे आए आप, क्या काम है बताइए, क्या दिक्कत है? तो बड़ा धीरे आवाज़ में बोले, बेटा डेथ सर्टिफिकेट लेने आया था। तो मुझे लगा कि इनकी पत्नी ख़त्म हो गई तो उसके लिए आए होंगे। तो मैंने कहा कि आपने कब आवेदन दिया था? बोले साहब 4 महीने हो गए। कितनी बार आए? 6वीं बार आया हूँ। किसका है? बोले मेरे बेटे का है। तो उस दिन मुझे लगा यार ठीक नहीं है। मैं वहाँ से हिला नहीं। वहीं बरामदे में मैंने अधिकारियों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया। मैंने कहा इनका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? सर ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई एक्सक्यूज़ एक्सप्लेनेशन नहीं। अभी इसी वक्त मैं तब तक यहाँ खड़ा रहूँगा जब तक तुम डेथ सर्टिफिकेट लेकर नहीं आओगे। विदिन 15 मिनट्स सर्टिफिकेट मिल गया। उस दिन मुझे लगा यार एक आम आदमी कितना मतलब नगर निगम को कोसता होगा कि ये वो गंदी जगह है जहाँ फंस ना जाओ। 15 अगस्त को 2 दिन बाद मेरा जब स्पीच हुई, 15 अगस्त के भाषण, तो मैंने एक ही बात बोली कि परसों में आया था एक बुढ़ा व्यक्ति अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहता था। आप लोगों में जितने लोग बैठे हो, कोई उसको बेटा लौटा सकते थे क्या? लेकिन एक कागज का टुकड़ा पहली बार में ही दे सकते थे। उसका जो लॉस हुआ उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर एक कागज का टुकड़ा समय से मिल जाता तो शायद उसको इंश्योरेंस है, कुछ है, चक्कर नहीं मारना पड़ता। सॉरी। उसके बाद मैंने सेम डे मीटिंग ली और मैंने कहा मुझको 0 पेंडेंसी चाहिए डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट में। मैं आज इस बात को यहाँ कह सकता हूँ कि 0 पेंडेंसी है। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ यही कहा बेटा लौटा सकते तो लौटा देते, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब वो नहीं दे सकते तो ये तो दे ही सकते हो। एक बार कोई आया 500 रुपये ले लिए, तो 500 रुपये लौटाए, उसको सस्पेंड किया। तो करप्शन खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ये सब तो हो ही सकता है। ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग अंकल। मैं अब थोड़ा सा अपनी कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करना चाहूँगा टूवर्ड्स विजन, राइट, सतना को लेके। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड आप तो वैसे पर्सनली जानते हैं, पर जो लोग इसको देख रहे हैं, मैं एक एडुकेटर हूँ, पूरी दुनिया में पढ़ा रहा हूँ, लाइफ स्किल्स का कोच हूँ। और बहुत दुख लगता है जब मैं ये देखता हूँ कि सतना में जो एजुकेशन गैप है वो बहुत ह्यूज है। मैं सबसे पहले तो एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ गणेश बागड़िया सर को, जिन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी कि तुम सतना में रहो और दुनिया भर जाओ, पर रहो सतना में और सतना का नाम ऊपर करना है तुम्हें। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। तो तब से मेरा ये मन बना कि मैं सतना रह करके, मैं जब भी वर्कशॉप्स करता हूँ बाहर जा करके, तो सब लोग बोलते हैं कि तुम सतना में बैठ के ऐसा कैसे कर पाते हो, इतनी सारी गहराई, इतनी सारी पढ़ाई, इतना इस तरीके से जो डिलीवर कर रहे हो। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि सतना एज अ पोटेंशियल
स्पेशली यूथ को लेकर के जो हमारा एजुकेशन है, जिस तरीके से एजुकेशन हो रहा है। मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा अंकल। मैं नाम नहीं एक्सप्रेस करूँगा, पर जो अपना महिलाओं का डिग्री कॉलेज है उसमें लगभग 14,000 इनरोलमेंट्स है। आपको शायद ये बात पता मालूम होगी, मालूम है है। ना? वहाँ की एक प्रोफेसर मैम है, उन्होंने बोला वरुण, एक दिन यदि ये सारे 14,000 बच्चे आ गए हमारे कॉलेज में तो जगह नहीं है हमारे पास बैठाने खड़े नहीं की। कर बैठाना खड़े, तो दूर, हाँ, खड़े नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम और डिग्री की ये हालत है कि हम लिटरली उनको क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आंसर कहाँ है। उनको बोल रहे हैं बेटा घर ले जाओ, आंसर शीट लिख कर लाओ, हमको जमा करा दो, हम आपको डिग्री दे देंगे। ना जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आई थिंक उसका जो रूट कॉज है वो बहुत ही विकृत हमारा एजुकेशन हो रखा है इस समय, स्पेशली हायर एजुकेशन, कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा दुख है, मुझे लगता था ये सतना की हाल है, पर जब मैं जैसे जैसे बाहर जा रहा हूँ, बड़े शहरों को भी देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, तो ये पूरे भारत की हाल है मोटा मोटी। एक बात है जब हम इसकी सब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पर ऐसा क्या हो सकता है जिसमें एक पार्टिसिपेटिव सिटीजनरी, मतलब हम सब सहयोग दे करके एक नए सिस्टम की क्या बात कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या आपका क्या विजन है सतना के एजुकेशन को लेके, वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। बड़ा टफ सवाल है। नहीं, उससे टफ पहले तो है बट उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भूपेश पटेल सर जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं और सर एक बार फ्लाइट शेयर कर रहे थे, बगल बगल में बैठे थे, मतलब वो पीछे बैठे थे, मैं आगे बैठा था। वो इकोनॉमी क्लास से चलते हैं, रायपुर से दिल्ली। जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठा, सब लोग ऐसे ऐसे 2-3 लोग आए। मैं कहा भाई कौन है, और सच में मैं उनकी शक्ल भी नहीं जानता था, मैं पहचानता नहीं था उनको कि भूपेश पटेल, मतलब भूपेश बघेल। बघेल जी। ये तो एक बंदा मेरे को बगल वाला बोलता है चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। मैंने कहा डूड आर यू सीरियस? मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब यही तो। तो ऐसी कहानी हुई। मैं बैठ के थोड़ी देर तो सुन हो गया कि भाई मेरे पीछे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट है। तो मैं उनसे पीछे मुड़ करके पूछा कि सर व्हाट डू यू थिंक इज द योर विजन फॉर द एजुकेशन ऑफ छत्तीसगढ़, और फॉर दैट मैटर रायपुर एंड ऑल अराउंड। मतलब वरुण, यदि कैमरे में मेरे को कुछ बोलना होगा तो मैं बहुत सारी बातें बोलूँगा, बट फ्रैंकली आई एम होपलेस, राइट। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत डीप रूटेड है, और कैसे कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं? टीचर्स के पास जाओ, टीचर बोलता है भाई मैं क्या करूँ, मुझे तो इस तरीके से बोला गया। जो ओनर है, कुछ ओनर्स प्रोएक्टिव हैं पर मेजॉरिटी ऑफ देम धंधा है। स्टूडेंट बेचारा जिस वातावरण में रहेगा वैसी उसकी मानसिकता बनेगी। तो ये पूरा का पूरा जो एक एक जाल हो गया है ऑफ अनप्रोडक्टिविटी का, एक लैक ऑफ पर्पस का, लैक ऑफ फुलफिलमेंट का, लैक ऑफ अलाइवनेस का, लैक ऑफ जॉय का, लैक ऑफ मतलब मैं आपको सच बताऊं, कई बार मेरे को ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक्स आते हैं 16 घंटे की 18 घंटे की मैं क्लास करने के बाद, मेरे को बोलते हैं 16 साल की एजुकेशन में जो नहीं हुआ आपने 16 घंटे में कर दिया मेरे साथ। तो दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन। तो कैसे इसमें अपन बदलाव ला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपने उसको बोल ही दिया है कि एजुकेशन का पूरी तरह से कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। आज जितने भी इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, गवर्नमेंट नियम बनाती है, आप फीस स्ट्रक्चर ये रखोगे, ये फैसिलिटीज़ दोगे। अभी सतना में कार्रवाई हो रही है, जबलपुर कलेक्टर की इतनी तारीफ हो रही है कि उसने एक स्कूल में कितने लाख रुपए की, 80 लाख की कितने पेनाल्टी लगा दी, क्योंकि वो कंपेल कर रहे थे कि इसी दुकान से तुम्हें किताब खरीदना है, और 500 की किताब 5,000 में वहाँ पर पेरेंट्स खरीद रहे थे। उसको लेकर उन्होंने पेनाल्टी लगाई, कुछ स्कूल बंद कराए। ये सब कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर है, मुझे लगता है पहले, आज से 50 साल पहले 5वीं 8वीं का पढ़ा हुआ व्यक्ति हेड मुनीम बन के और करोड़ों का टर्नओवर वाली फर्म में काम करता था। आज हम कंप्यूटर के ज़माने में आ गए हैं, लेकिन अगर कोई M.Com का स्टूडेंट से आप कॉमर्स के 4 सवाल पूछ लो तो एक का उत्तर शायद सही देगा, क्योंकि Exactly, yeah. आज डिग्री की वैल्यू है, एक्चुअल क्या है कुछ नहीं। गवर्नमेंट में भी जो, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, वो कैमरे के सामने बोलना ठीक नहीं है, 1.5 लाख की सैलरी पाने वाला इसलिए स्ट्राइक करता है कि मुझे फला वेतन आयोग का पैसा नहीं मिला,
और 10,000 का मास्टर 8 घंटे पढ़ा रहा है। उस 10,000 वाले का स्तर अगर बहुत अच्छा होता तो वो भी 1.5 लाख वाला मास्टर बन गया होता, और वहाँ जाके वो भी वही करता। लेकिन ये प्रॉब्लम है। सलूशन इसका क्या हो सकता है, इसमें मैं मध्य प्रदेश सरकार के 1-2 पॉइंट्स शेयर करूँगा। बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं। पहले मैं सतना का बता दूं। हाँ। सतना के 7 गवर्नमेंट स्कूल में 107 स्मार्ट क्लास से पढ़ाई हो रही है। ये पता नहीं होगा। जिस स्मार्ट क्लास से, स्मार्ट सिस्टम से हम प्राइवेट स्कूल में 5,000 फीस देकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसी सिस्टम से आज हमारे सतना के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही। सिस्टम लगवाए, शुरू में अच्छे चले, कुछ अभी 1-1.5 साल पहले लगे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गए। महारानी लक्ष्मीबाई वगैरह स्कूल में जाएं तो आप देख सकते हो सिस्टम चल रहे हैं, वर्किंग में है। सरकारी स्कूल में बिना फीस के बच्चे लिए जाते हैं, ये साल भर की 100 रुपया महीने के हिसाब से लेते हैं। प्राइवेट में 3,000-4,000 रुपया महीना लगता है, तो कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। ये सब प्रॉब्लम मुझे लगता है आज की नहीं है, हमेशा रही है। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया, हर स्टूडेंट 100% या 80% वाला नहीं हो सकता, तो उन्होंने सबसे पहले एक्सेलेंस स्कूल खोले। सतना में वेंकट वन है, एक्सेलेंस स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें भी एक्सेलेंस। तो वहाँ जिस बच्चे का हम एडमिशन लेते हैं वो 70, 80, 90% वाला होता है, लेकिन वो होता मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होता है। उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जिससे कि वो पढ़ाई अच्छी कर सके। अगर 90% वाले को हम 20% वाले के साथ बैठाएंगे तो 90 वाले अगर 91 नहीं होगा, 20 वाले का क्या है, वो तो है ही है जो है। तो उसके लिए एक स्टेप यह था कि उन्होंने इस तरह के स्कूल खोले। फिर इसके बाद अगला स्टेप जो लिया है एजुकेशन को लेकर, बच्चियों को तो फ्री स्कूल, फ्री पढ़ाई, फ्री ड्रेस, ये सब तो है ही है, इसकी बात नहीं करेंगे अपन। लेकिन अभी जो सीएम राइज स्कूल का कंसेप्ट लाए हैं मध्य प्रदेश में, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब 15 से 20 किलोमीटर दूर का गांव का बच्चा सीएम राइज स्कूल में पढ़ेगा। स्कूल से बस जाएगी, उसको पिक करेगी, स्कूल लाएगी, वो दिन भर स्कूल में रहेगा और शाम को उसको पहुंचाने जाएगा। वहाँ उसको स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एजुकेशन के पूरे अच्छे मतलब एडवांस सिस्टम, स्मार्ट क्लासेस, उसके साइंस थिएटर, जो भी हम एक प्राइवेट स्कूल में सोच सकते हैं, वो सब चीज़ सीएम राइज स्कूल में दिए जा रहे हैं। अकेले सतना में ज़िले में मेरे ख्याल से कितने 40 कितने सीएम राइज स्कूल सैंक्शन हुए हैं। सतना में शहर में 2 हैं, एक बगहा में है, एक और है। यही तरीका है कि बच्चों को कुछ ऐसा अट्रैक्शन देते रहें जिससे कि वो एजुकेशन की ओर आगे बढ़े। और ये समस्या इंडिया बस की नहीं, आज अब ट्रंप परेशान है कि वहाँ के जो लड़के हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, इंडिया के लोग आके वहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग ऐश कर रहे हैं। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है एजुकेशन। और जब से कमर्शलाइजेशन हो गया है, डिग्रियां फर्जी बनने लगी हैं, रोज पकड़ रहे हैं, नैतिक शिक्षा जीरो है, कमर्शियल शिक्षा उस पर हावी है। स्टेप बाय स्टेप ही उस पर सोचना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अभी हम लोग एजुकेशन को लेकर बात कर रहे थे। अभी जिस दिन 1 अप्रैल को स्कूल स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट 30 दिन के लिए अप्रैल में भी स्कूल लगाती है। स्कूल चलो अभियान में मुझको भी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने का मौका मिला। वहाँ पर कलेक्टर साहब भी थे, सभी लोग थे। मुझे लगा कि मैं बच्चों से पूछूं उनका विज़न क्या है, प्लानिंग क्या है। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, उस समय 500 बच्चे बच्चियां थे। मैंने पूछा आप ये बताओ, कोई भी ये बताए 10th का बच्ची, कन्या हाई स्कूल था, 10th की बच्ची बताए कि उसने क्या सोचा वो क्या बनेगी। एक हाथ उठा था, ओनली 1। मैं 12th वाले 1-2 बच्चियों से पूछा तो 2 लोगों ने कहा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी, किसी ने कहा इंजीनियर बनूंगी। मैंने जब उनसे बातचीत करना शुरू किया तो मैंने कहा आप 10th के बाद सब्जेक्ट कैसे चूज करते हो। तो जो ध्यान में आया कि मेरा फ्रेंड मैथ ले रहा है इसलिए मैं भी मैथ लूंगा, मेरा बड़ा भाई कॉमर्स पढ़ रहा था तो मैं भी कॉमर्स लूंगा। मुझे कॉमर्स लेके क्या बनना है उसके बारे में सुन रखा है, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। लेकिन बनते कितने लोग हैं कॉमर्स लेने वाले? शायद 1% या लेस देन 1%। मैंने उस दिन उन लोगों से कहा कि मैं एक कैरियर चार्ट आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें 10th के बाद आप क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हो।
12th के बाद आप क्या क्या बन सकते हो, बस एक काम करो, सब लोग ये मुझे प्रॉमिस करो कि उस चार्ट में आप तय करो, ये आप तय करो कि आपको क्या बनना है, लेकिन तब तक आप उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ो जब तक आप बन नहीं जाओ। तो कलेक्टर साहब ने भी बहुत अप्रिसिएट किया, और वो चार्ट मेरे पास था, कहीं से मुझे मिला था आज से 10-15 साल पहले। आज टुडे मैंने सरकारी स्कूल की लिस्ट मंगाई, गवर्नमेंट स्कूल की, मेरे को 11 स्कूल की लिस्ट मिली, और मैं बता सकता हूँ आज मैंने 11 स्कूलों में वो कैरियर प्लानिंग का चार्ट वहाँ लगवा दिया है। अब उसको पढ़ के बच्चा तय करेगा कि मुझे, मैंने कहा पायलट बनना है तो क्या पढ़ के तुम पायलट बन सकते हो, उस पर लिखा हुआ है। अब मैंने कहा अगर कोई लड़का लड़की एक्सरे मशीन का टेक्नीशियन बन जाए, 40,000 का पैकेज उसको जिस दिन पास आउट करेगा उसके सामने रखा है। MRI मशीन चलाने का टेक्नीशियन, 60,000 रुपया का उसको फर्स्ट डे उसको बिल्कुल थाली में उसको जॉब रखा है, 100% प्लेसमेंट है। हम वो सोचते नहीं हैं, बाई एक्सीडेंट हम पढ़ रहे थे तो वो सीख लिए इसलिए नौकरी लग गई। हमारी प्लानिंग क्या है वो कोई करता नहीं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस कैरियर चार्ट में आपको भी शेयर करूँगा, अच्छा लगेगा। तो उसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं तो, आप चार्ट मेरे को दीजिए, मैं पूरे जिले भर के स्कूलों में लगवाऊंगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं मुझे क्या बनना है। इसमें अंकल एक और बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से बहुत क्लोज कनेक्टेड हूँ। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कौन सी जॉब्स आने वाली हैं ये पता नहीं है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की डायनेमिक्स चेंज हो रही है, जितने भी ये रेगुलर जॉब्स हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जा रहे हैं, बिल्कुल। दे रिडंडेंट होते जा रहे हैं। तो ना ऐसी स्थिति में, जैसे आपने ये बात बोली, वो जो करियर चार्ट है ना वो आ रहा है पास से, उसकी अपनी उपयोगिता है पर वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया नाम का कोई चीज़ प्रोफेशन नहीं था, पर आज हर छठवां आदमी सोशल मीडिया के प्रोफेशन में है, बिजनेस वाइज या कोई ना कोई कनेक्टेड आप उसको देखेंगे तो, राइट। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, जो मैं अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ, कि हमको स्कूल्स और कॉलेजेस से जो मिलता है ना वो है नॉलेज और स्किल्स, पर हमारे अंदर क्या नेचुरल टैलेंट है उसकी डिस्कवरी करने के लिए भी एक संस्था होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक वातावरण होना चाहिए। और वो होता है डिस्कवरी से, वो होता है एक्सप्लोरेशन से, वो होता है अपने अंदर खोजने से, जो कि हर व्यक्ति का अलग है। फिनलैंड में, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल बताया कि आपने बच्चों से पूछा कि बताओ तुमको क्या बनना है, सिमिलरली एक युवक फिनलैंड गए, 22 लोगों की क्लास में पूछा कि आपको क्या बनना है, 22 ने हाथ उठाए और 22 के आंसर अलग अलग थे। अच्छा। क्योंकि वहां पर बहुत गहराई से हर बच्चे को वातावरण मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि अभी हमने टैलेंट लैब नाम से एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इन्वेंट किया। जैसे फिजिक्स की लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब होती है, वैसे हमने एक टैलेंट लैब करके कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया। वेरी गुड। और दिल्ली में हम पहला टैलेंट लैब लॉन्च कर रहे हैं, दूसरा कलकत्ता में लॉन्च कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली उसकी पूरी रिसर्च इसी जगह पे हुई है। अच्छा। यस। आपको मैं इस पॉडकास्ट की बियॉन्ड कभी बैठ करके पूरा शेयर करूंगा कि टैलेंट लैब का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा चीज़, जैसे अभी मन्नू ने आपसे क्वेश्चन भी किया ऑफ ड्यूरिंग द ब्रेक, सतना में सच में एक अच्छी टीचर एकेडमी की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं चाहूँगा इसमें आप सोचें, और मैं इसमें बहुत काम कर चुका हूँ, जो इंगेजमेंट स्किल्स को लेकर के बात होती है, जो टीचर्स में एक इंगेजमेंट जो गैप मिसिंग है, फिनेंस के अलावा। फिनेंस के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ा करके आए, और ही तरीके हैं फिनेंस को ठीक करने के, बट टीचर जब पढ़ा रहा है तो पढ़ाना चाहिए, तो उसके अराउंड क्या इनोवेशन किया जा सकता है, क्या सिस्टम बनाया जा सकता है, क्योंकि बीएड और डीएड की जो कहानी है बहुत ही गंभीर है। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सब। तो ये मुझे बहुत दुख लगता है। और इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मतलब जो भी आपको मानना है इसको, कि अपन को इसमें थोड़ा सा ऑफ पॉडकास्ट सोच करके इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिएट करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इन दिस पॉडकास्ट फॉर यू। जब मैं सतना में रहता हूँ और मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ, मुझे वो सिंगापुर याद आता है जो आज से 60 साल पहले था, ठीक है। और वहाँ पे 2-3 लीडर्स जो उस समय सिंगापुर के थे, उन्होंने एक विजन देखा सिंगापुर के लिए।
एंड बहुत इंटरेस्टिंग बुक भी है 2-3 सिंगापुर की हिस्ट्री को लेकर के, उससे इंस्पायर होकर के मैं वो विजन देख रहा हूँ सतना को लेके, टू मेक सतना ग्लोबल इनोवेशन हब। ठीक है, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम एक बीज डालते हैं कि सतना को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना है। तो उसके लिए आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जो भी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं आपसे कोई आंसर नहीं ढूंढ रहा, बट आपको क्या लगता है कि क्या ये विजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यदि सतना को सच में ग्लोबल इनोवेशन हब बनना है, और उसके लिए एज अ मेयर आप क्या करना चाहेंगे, और एज अ सिटीजन हम सबकी क्या भागीदारी हो सकती है इसमें? आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ा विज़न लेके अगर आपको काम करना है तो ये जॉइंट एफर्ट से ही हो सकता है। अकेला मेयर या अकेले वरुण या अकेला कोई कर सकता है, बट विल टेक टाइम। लेकिन अगर हमें कुछ रिजल्ट लेना है, जल्दी लेना है, तो एक टीम वर्क के साथ अपन काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपन अगर प्रयास करेंगे 25-50 ऐसे लोगों की जो सतना को अच्छा देखना चाहते हैं, एक टीम बनाकर सबसे पहले उस टीम के माध्यम से आगे सब कुछ चल रहा चलने देना चाहिए। एजुकेशन को लेकर अगर हम कुछ अच्छा कर पाए सतना में, तो इसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए, और मैं ऑलवेज आई एम विद यू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपन बैठ के प्लान करें। और दूसरा एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, राजनीति से रिलेटेड विषय में रख रहा हूँ। हम कोई भी पार्टी में रहें, कितने भी सीनियर जूनियर रहें, अगर हमको शहर को आगे बढ़ाना है तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। पार्टी फीलिंग से ऊपर उठ के, जूनियर सीनियर से ऊपर उठ के, एक ज्वाइंट एफर्ट्स की मैं बात बार बार कर रहा हूँ। रीवा का एग्जाम्पल बार बार आता है। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो भी तय किया, सभी को साथ लेकर उन्होंने प्लान किया, और उसके बाद उन्होंने उसको करके दिखाया। इसमें फिर राजनीति में होने से क्या होता है कि इसका श्रेय कौन लेगा, ये सबसे बड़ी बड़ी समस्या है। कुछ भी बड़ा काम आता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं करूँगा, हाँ। लेकिन ये सतना में एक समस्या ये है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ठीक है, जिसने भी किया उसको उसका श्रेय जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं भी कह रहा था आपको कि अगर इतनी सारी गालियाँ मैंने सतना से खाई, तो मैं अगर कुछ करूँगा तो श्रेय भी तो उसकी मिलेगा। वाहवाही भी मैं लूँगा, फिर उसके वाहवाही कोई दूसरा लेना चाहे तो मुझे भी कम अच्छा लगेगा। एक मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन अगर सतना को अच्छा करना है, अभी आपने एक बात अभी चर्चा में बताई, इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का 7वीं बार उसको अवार्ड मिला है। सही बात है। इंदौर मेयर मेरे मित्र हैं, पुष्यमित्र भार्गव। क्या अकेले पुष्यमित्र ने किया, या 85 पार्षदों ने किया, या 3,500 नगर निगम के कर्मचारियों ने किया? नहीं, इन्होंने एक प्रयास किया और एक अवेयरनेस लाई लोगों में कि भैया इंदौर को अगर साफ सुथरा करना है तो वहाँ का लेबर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, वो एक डस्टबिन साथ में लगा के चल रहा है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति जाके एक केला खा के फेंकता है तो बोलता भाई साहब प्लीज़ मेरे शहर को गंदा मत करो, ये डस्टबिन है इसमें डालो। और अगर वो उसका विरोध करता है, बोले ठीक है आप मत डालो, मैं उठा के डाल देता हूँ। शुरू में ये दिक्कतें आई हैं, अब मैं एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ, मुझे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है। मैं मेयर हूँ शहर का, लेकिन यहाँ एक हिंदू पर्व समन्वय समिति शोभा यात्रा निकालती है, मैं सबसे पीछे झाड़ू लगाता हूँ। मैंने देखा है ना। मैं क्यों लगाता हूँ? झाड़ू लगाते हैं, पूरी प्लास्टिक की शीशियाँ उठाते हैं। क्यों उठाता हूँ मैं? तो 8 साल पहले जब मैंने ये सब शुरू किया तब मैं मेयर नहीं था और बीजेपी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये किसी को तो करना पड़ेगा ना। आज मेरे साथ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में झाड़ू लगाते हैं। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, लोग बोले आप कहाँ रहोगे? मैंने कहा वहीं मिलूंगा। इसके बाद मेयर बन गया, आप कहाँ रहोगे? वहीं मिलूंगा। क्योंकि मैं मैसेज देना चाहता हूँ ये शहर अपना है, इसको गंदा हम करेंगे तो साफ भी हम ही करेंगे। एक एक व्यक्ति में आज उसके कारण से लोगों को ये दिमाग में आने लगा नहीं यार, कचरा हमको सड़क में नहीं फेंकना है। और एग्जाम्पल मैं इंदौर का देता हूँ। इंदौर कर सकता है तो रहने वाले इंसान है 20% लोग रीवा सतना के हैं इंदौर में, 20%। अगर वो सफाई कर सकते हैं, हमारे ही चाचा मामा फूफा हैं, तो हम सतना में रह के क्यों नहीं कर सकते? और ये चेंज मैं देख रहा हूँ।
धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं 2-3 मैसेज भी देना चाहता हूँ। पहली बात तो हम कचरा न फैलाएंगे न फैलाने देंगे। स्वच्छ सतना लक्ष्य अपना, इस स्लोगन को स्लोगन नहीं रहने देना, इसको हमें आगे बढ़ाना है। नीट एंड क्लीन सतना, और ये अकेले नगर निगम नहीं कर सकता, अकेले प्रशासन पुलिस नहीं कर सकता। हर चीज़ के लिए पेनाल्टी लगी है। अब थूक दो कहीं पर तो 500 रुपये की पेनाल्टी है, कचरा फेंक दो 250 रुपये 300 रुपये की पेनाल्टी है। लेकिन पेनाल्टी लगा के आप सुधार सकते हो क्या? नहीं सुधार सकते। जब तक अंदर से नहीं आएगा नहीं यार मैं गंदा नहीं करूँगा, तो बिना पेनाल्टी के सुधर जाएगा। तो एक तो स्वच्छ सतना लक्ष्य अपना, दूसरा हम सब चाहते हैं बढ़िया हरा भरा शहर हो। तो मैं कहना चाहता हूँ आप अपने बेटे के बर्थडे में एक पेड़ लगाओ, अपने पेरेंट्स के सालगिरह पे लगाओ, अपने दादा दादी की पुण्यतिथि पे लगाओ। एक पेड़ लगाओ, उसको पालो। एक एक परिवार एक एक पेड़ लगाएगा तो आपको मैं फिगर बताऊं तो आप आश्चर्य करेंगे। सतना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 1 लाख से ज़्यादा घर हैं। हर व्यक्ति सिर्फ एक पेड़ एक साल में लगाए। एक साल में एक पेड़ एक घर वाला, अब वो बर्थडे भी मना ले, सब उसी में कर ले, तो एक साल में 1 लाख पेड़ लगेंगे। 5 साल में 5 लाख पेड़ में सतना हरा भरा दिखने लगेगा। कहाँ लगाएं? अपने घर के सामने लगाएं। घर में जब सामने सड़क है पार्क में लगाएं, बगल में जो पार्क है वहां लगाएं, पब्लिक प्लेस है वहां लगाएं। जगह की कोई कमी नहीं, सोच की कमी है। नहीं अंकल, इसमें ना मैंने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी मैंने 17,500 पेड़ पिछले साल लगवाए, तो जगह तो ये थी। बात, हाँ जगह पे तो थी। थोड़ा सा मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है। हाँ बिना मेहनत तो कुछ नहीं होना ठीक ना। बात है, थोड़ा सा थॉट की जरूरत है। तो थोड़ा सा, इसलिए हाँ। पर्यावरण संतुलन चाहिए तो प्लांटेशन करना पड़ेगा। तीसरी बात, लास्ट, पानी बनाने की फैक्ट्री सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है गॉड, भगवान, ईश्वर। वेस्ट करने का पावर हम सबके पास है। अगर पानी आ रहा है तो 1 बाल्टी से नहाना है तो हम 2 बाल्टी गिरा देंगे। सेविंग करना है, पानी आ रहा है तो हम वॉश बेसिन का नल चालू रखेंगे, दाढ़ी बना रहे पानी बह रहा है। एक एक बूंद की कीमत तब समझ में आती है जब 24 घंटे वाटर सप्लाई बंद होती है। साउथ अफ्रीका जाओ तो समझ में आएगी। साउथ अफ्रीका की बात ही छोड़ दे, नगर निगम एक दिन सप्लाई नहीं करता तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाई साहब पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। लेकिन उसको वेस्टेज को कोई रोकता नहीं है। 1-1 करोड़ के घर बने हैं, 1-1 करोड़ के। वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं लगा, 5 से 10 हज़ार में लगता है। पानी बहता, बरसात का पानी छत में आता है, ड्रेन में चला जाता है, नदी में चला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी लोगों को सोचना पड़ेगा। अपने घर की छत में हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। 4 जगह से पानी बहने की जगह 3 जगह बंद कर दें, 1 जगह से बहाएं। उसको एक सोक पिट बनाए, 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट का गड्ढा खोदें, उसमें ईंटें टुकड़े कच्चे पटके डाल दें, पानी उस पर उतार दें। आपके घर में कभी भी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। सतना में एक ऑटो चालक ने आज वाटर प्यूरीफायर की फैक्ट्री लगा रखी है, उसने वाटर हार्वेस्टिंग की, उसके बोर में पानी आ गया, उससे फैक्ट्री चला रहा है। सतना का एग्जाम्पल है। बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साफ सफाई, स्वच्छता, प्लांटेशन और वाटर हार्वेस्टिंग, 3 चीज़ को सब लोग मिलकर करेंगे तो हमारा सतना भी आगे बढ़ेगा। यही कहना चाहता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें। अपना शहर भी न इंदौर, न मुंबई, न दिल्ली से कहीं कमज़ोर नहीं होगा। ठीक है, पॉपुलेशन छोटी है, शहर छोटा है, लेकिन मन बड़ा उसकी कर अपनी लेंगे। महिमा है। जब आप बड़े शहर जाते हो तो आप मिस करते हो छोटे शहर का भाव। तो उस तरीके से तो देखा जाए तो सतना अपने आप में बड़ा यूनिक टाउन है। मुझे लगता है कि अपनी बातें हो गई है लगभग पूरी हो गई। और जिस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले, योगेश अंकल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। इट इज़ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स विच आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ, राइट। एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ जो कहते हैं ना, एक छोटा प्रयास आपने भी किया, मैंने भी किया, एक जागरूकता को लाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों के अंदर जाएगा। और जो आपने मैसेज दिया, 3 चीज़ें जो हर एक सिटीजन कर सकता है, और यदि आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमिट टू दीज 3 थिंग्स एंड मेक इट पॉसिबल। एंड thank you so much for watching this, and as we continue, there will be a lot of new interesting things which we will share with you, and let's create Satna a global innovation hub. Thank you. थैंक यू।